गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे मुझे लगता है। घर बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी चालू है आप लोगों की। तो हमारा विज्ञान विषय चल रहा है। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे विज्ञान के अंदर हमारा जो लेसन है विद्युत धारा वाला, उसमें हमने कल कुछ एक चीजें ली थी, जैसे विद्युत धारा है, विभव है, विभवांतर है और ओम के नियम के बारे में भी देखा था। कुछ प्रतिरोध से संबंधित भी जानकारी ली थी। ओम के नियम में क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर ले हल्का सा। ओम के नियम में बताया था कि कोई भी चालक तार है उसकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसका ताप है, दाब है, उसकी लंबाई है, उसकी मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, ये यदि हम सभी एक जैसे कर दें और उसके बाद में एक जैसे का मतलब स्थिर कर दें और उसके बाद में यदि उससे कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। एक हमने इस प्रकार से सर्किट तैयार किया था। और विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं तो विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में गति करती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। सिरे कौन से, सपोज कीजिए ये दो सिरे हमने लिए, ए और बी वाला, ए और बी वाला, ठीक है। इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये कल हमने लिया था। इसमें हमने देखा था कि इसको जब हम हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, बराबर का निशान आता है। साथ में हमने क्या लिया था, आर, यानी इस को हटाने के लिए एक स्थिरांक लिया था। ये स्थिरांक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध से अभिप्राय है कि जब किसी विद्युत जो परिपथ होता है उस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा प्रवाह का उससे चालक तार के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा अवरोध उत्पन्न किया जाता है जिससे कि उसका मान घट जाता है। तो वो अवरोध जिससे उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसमें हमने देखा भी था कि कोई भी धातु है उस धातु के अंदर परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, अणु परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को इस चालक को विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन जब पहले रैंडमली गति करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी दिशा में अनियमित गति करते हैं, लेकिन जैसे ही विद्युत परिपथ से जुड़ जाएगा, बैटरी से जुड़ जाएगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, एक निश्चित दिशा की ओर हो जाएगी। और ये गति किधर होगी, धन सिरे की ओर। धन सिरा कौन सा, बैटरी का धन सिरा, उधर ये इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब उस धातु के परमाणु, धातु के अंदर उपस्थित परमाणु है या अणु है या दूसरे आयन है, वो क्या करेंगे, इसके विरोध करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी विद्युत धारा को रोकता है, प्रवाहित होने से रोकता है। यही हमने इसमें देखा था कि ओम का नियम इस प्रकार से लिया था कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई है, भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप है, दाब है, उसकी लंबाई है, उसका क्षेत्रफल है। यदि उनको स्थिर कर दिया जाए तो दो सिरों के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। इसको हटाने पर आर लिखते हैं बराबर करके। आर का जो मात्रक होता है उसको क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। अब हम लेंगे कि ये जो ओम का नियम है इसमें हमने ये देखा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, पहले मैं इधर लिख देती हूँ, V बराबर आई आर। आर यहाँ पर प्रतिरोध है, आई उस परिपथ में प्रवाहित धारा है, V विभवांतर है, दो सिरों के बीच में जो उपस्थित हो रहा है वो विभवांतर है। अब हम लेते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध है
इस प्रतिरोध की किन किन स्थितियां हैं या कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध की निर्भरता, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं तार की लंबाई। तार कौन सा? चालक, चालक तार। इसके लिए प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में देखा गया कि कोई भी एक धातु है, उस एक धातु के तार के विभिन्न लंबाई से टुकड़े लिए गए, यानी ये एक टुकड़ा लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया, चौथा ये लिया, अलग अलग लंबाई से जुड़े हुए, अलग अलग लंबाई के। जब इनको विद्युत परिपथ से जोड़ दिया गया, तब इनके अंदर जो विद्युत धारा के मान है उसको देखा गया। ये जब तार लिया जाता है तो इसके लिए शर्तें होती है। सबसे पहले शर्त ये है कि वो चालक होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ये तार लिया जाता है इसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। 4 टुकड़े ले रहे हैं, 5 टुकड़े ले रहे हैं, जितने भी टुकड़े लेंगे उसकी मोटाई क्या होगी? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। जब ऐसी स्थिति में जब इनको अलग अलग विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, उस स्थिति में उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मान को देखा जाता है। वो विद्युत धारा का मान जब देखा जाता है तब पाया जाता है कि जो ये फर्स्ट नंबर वाला था, दूसरे नंबर का था, तीसरे का था और चौथे का था। पहले नंबर वाला जो तार था जिसकी लंबाई छोटी थी, उसका प्रतिरोध और चौथे नंबर की जो लंबाई अधिक थी, उन तारों के बीच में संबंध देखा गया कि किस में विद्युत धारा का मान अधिक होता है। तो पाया गया कि जिसकी लंबाई कम होती है उसमें विद्युत धारा के मान का प्रवाह है अधिक होता है, किसके बजाय? जिसकी लंबाई बहुत अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होगा। यह हमें निष्कर्ष स्वरूप प्राप्त होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये जो चालक तार है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? जैसे ये चौक, इस चौक को मैंने यहाँ से काटा है तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा उसको लिया जाता है, यानी मोटाई से जुड़ा हुआ, इसको क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का। कैसे लेते हैं? चालक तार लिए, उस चालक तार की लंबाई समान रखी, ठीक है। 4 चालक तार लंबाई समान थी, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल था वो क्या था? अलग अलग, यानी किसी की मोटाई ज्यादा थी और किसी की मोटाई कम थी। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रफल के तार लिए थे। इनमें इनको जब अलग अलग विद्युत परिपथ से जोड़ा गया और विद्युत धारा के मान को देखा गया तो ये पाया गया कि इनके अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान है वो जिसका क्षेत्रफल अधिक था उसमें सर्वाधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। अर्थात जिसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध अब किसका कम हुआ? इस अधिक मोटाई वाले, अधिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले का। जब इसका मान अधिक हुआ तो प्रतिरोध का मान कम हुआ, प्रतिरोध का मान कम हुआ तो विद्युत धारा का मान बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में ये पाया गया कि जब इनके बीच में एक ग्राफ प्राप्त किया गया तब इधर क्षेत्रफल ले लिया और इधर प्रतिरोध ले लिया। जब इनके बीच में ग्राफ देखा गया तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। कब? जब इसका मान 1/में लिया गया, यानी इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रम से प्रतिरोध का संबंध देखते हैं
तब ये इसके व्युत्क्रम के समान होता है। किसका? क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समान रहता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे लंबाई तो क्या थी, समानुपाती थी, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रम है। इसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? किसी चालक के, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती किसी चालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये संबंध आ गए। तीसरा, चालक तार है, उसका ताप पर निर्भरता, चालक की ताप पर निर्भरता। ताप का मतलब क्या होता है, उसको हीट दिया जाना, गर्म किया जाना। जैसे जैसे कोई ताप गर्म कोई धातु है, कोई चालक है, उसको गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसी धातुएं होती है या कुछ ऐसे मेटल होती है जिसको ताप देने पर प्रतिरोध का मान क्या करता है, वो कम कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी होती है जो कि प्रतिरोध को बढ़ा देती है। कुछ ऐसी धातुएं होती है जिसके ताप को यदि एक निश्चित ताप तक बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद में उसका प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो अति चालकता प्रदर्शित करेगी। तो इसमें कुछ एक आप लोगों की ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे चालक की तार के लिए यदि हम चांदी, तांबा और सोने को ले, इनको यदि हम अधिक ताप देते हैं तो इनके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगी, ये प्रतिरोध के, ये ताप के समानुपाती होता है। जब ताप इनको दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिरोध के मान को क्या कर देगा, ताप के समान बढ़ा देगा, यानी उस ताप के समानुपाती बढ़ता चला जाएगा। कुछ ऐसी मिश्र धातुएं होती है जिनका ताप अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि मैग्नी है, कांस्टेंट है, ये ऐसी मिश्र धातुएं होती है। यदि इनको ताप दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाया, प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम हो गया। कैसे? इस प्रकार से हम दे सकते हैं, यानी टेम्परेचर या हीट इसको दी तो ये व्युत्क्रम हो गया, प्रतिरोध का मान व्युत्क्रम में आ गया। कुछ ऐसी धातुएं होती है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो कि थोड़े से ही ताप देने पर प्रतिरोध को क्या कर देगी, कम कर देगी। थोड़े से ताप के साथ में ही प्रतिरोध के मान को कम कर देती है। तो ऐसे स्थिति में इनको अर्धचालक कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक का मतलब चालकता है लेकिन पूरी तरह से चालक नहीं है। जब इनको ताप दिया जाएगा तब ये चालकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे पारा है। ये पारा ऐसा है कि इसका एक निश्चित ताप, उस ताप तक यदि उसको गर्म कर दिया जाता है और उस ताप पर, निश्चित ताप पर, यहाँ इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रतिरोध 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक हो जाएगा, सुचालक हो गया। इसको अति चालकता कहा जाता है, अति चालक। ठीक है, इनकी चालकता कम होती है, प्रतिरोध ताप के साथ में बढ़ता है। ये ऐसा है, मिश्र धातुएं ऐसी है जिनको अगर ताप दिया जाए तो इनमें चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो, थोड़े से ही ताप पर इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसी धातुएं हैं जिनको अर्धचालक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको यदि थोड़ा सा भी ताप दे दिया जाए तो इसमें प्रतिरोध के मान को कम कर दिया जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाएगी, विद्युत की सुचालक बन जाएगी, लेकिन अर्धचालक के रूप में। पारा जो एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाए या एक निश्चित ताप दिया जाए तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे कि ये अतिचालक की स्थिति में आ जाता है। ठीक है,
3 हो गया। चौथा एक और लेते हैं जो कि है पदार्थ की प्रकृति। इसको मैं हटा देती हूँ इस बार। चौथा है पदार्थ की प्रकृति। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है, कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो कुछ ये 4 धातुएं आपकी दी हुई है, जिसमें एल्यूमिनियम, चांदी है, कॉपर है और सोना है, ये गोल्ड है। ठीक है, ये 4 धातुएं हैं जिनके अंदर यदि हम चालकता को देखें तो प्रतिरोध को देखें तो प्रतिरोध सबसे अधिक इसका होता है, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक होता है। उसके बाद में होता है आपका इसका कॉपर का, और उसके बाद में होता है सोने का, और उसके बाद में होता है चांदी का। ये क्रम इनका रहता है। अर्थात इसके अंदर क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसका हुआ, यहाँ सोना है और कॉपर का इससे कम होता है। ठीक है, सोना, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अधिक है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का मान इससे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध के ये व्युत्क्रम होता है। ये सोना है, सोना का प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित इससे अधिक होगी। कहने का मतलब है कि इसमें प्रतिरोध अधिक है, इसके बजाय इसका अधिक है, इसके बजाय इसका अधिक है, यानी ये बढ़ते हुए प्रतिरोध इधर से ऐसे आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक होता जाएगा। इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, उसके बाद में इसमें इससे अधिक होगी, फिर इससे अधिक होगी, फिर इससे अधिक होगी। सबसे ज्यादा चांदी में विद्युत धारा का मान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम प्रतिरोध पाया जाता है इन चारों धातुओं से, इसलिए इसमें सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पदार्थ की प्रकृति होगी जिसके ऊपर इसकी निर्भरता रहती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तार की लंबाई है, चालक का क्षेत्रफल है, चालक की ताप पर निर्भरता है या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता है प्रतिरोध की। तो किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, इनको हमने थोड़ा सा देखा है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से इनकी निर्भरता रहती है। साफ कर दूं मैं इसको। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर अभी लंबाई और क्षेत्रफल लिया था निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता पर, जिसमें हमने देखा था कि लंबाई के तो क्या होता है, समानुपातिक होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ये पहले समीकरण मान ली, ये दूसरे मान ली। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, समानुपाती। समानुपाती चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, जैसे R वहां पर लिया था एक स्थिरांक, वैसे ही इसको हमने बराबर कर दिया और इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, एक स्थिरांक लगाया जिसको हम K कहते हैं, K इंटू L अपॉन E। ठीक है, ये समीकरण अब हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर K जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता। जैसे ये प्रतिरोध था और ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। K बराबर क्या है, प्रतिरोधकता, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब यदि इसका हमें मात्रक निकालना हो, जैसे इसका ओम निकाला था, वैसे यदि इसका मात्रक निकालना हो तो इसका K का मात्रक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, K को इधर ऐसा कैसा R है, और इनको यदि हम इधर लेकर जाते हैं यानी इनको पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, A ऊपर आ जाएगा और L क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, R को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से,
ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसको हम किससे करेंगे, मीटर स्क्वायर, और लंबाई को हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो 1 मीटर से कट गए, क्या बच गया, ओम मीटर। ये क्या हो गया, इस के का प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे, ओम मीटर कहेंगे। ठीक है, एक कंडीशन दी हुई है कि यदि हम इस एकांक अनुप्रस्थ काट के किसी तार को लेते हैं, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक तार लेते हैं जिसकी लंबाई भी क्या है, एकांक मीटर है, एकांक मीटर का, यानी इसका मान भी 1 हो गया और इसका मान भी क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे r 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, ठीक है, 1 हो गए। अब r का मान, सॉरी, इसमें k का मान हम देखें तो k का मान क्या हो जाएगा, r के बराबर होगा, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, k बराबर r। अब क्या निष्कर्ष निकला कि यदि हम एकांक अनुप्रस्थ काट के तार को लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, एकांक मीटर है, ऐसी स्थिति में उस चालक का जो प्रतिरोधकता है या उस चालक का प्रतिरोध है, वो उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक मीटर स्क्वायर तार लिया, एकांक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का तार लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसमें दोनों सिरों पर जो उपस्थित प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, या उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम विशिष्ट प्रतिरोध को भी यहाँ पर देख चुके हैं। इस प्रकार से हम ये प्रतिरोध की निर्भरता को हम देख सकते हैं। ओम ने क्या किया था, ओम ने ये देखा था कि जो ये प्रतिरोधकता होती है, सॉरी, प्रतिरोध होता है, उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ क्या था, कल मैंने बताया भी था, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होना ही क्या है, उसके समानुपाती होती है, किसके, विभवांतर, दो सिरों के बीच में उपस्थित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आगे है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, परिपथ लेते हैं, इस प्रकार से इनका करते हैं ना। अभी विद्युत परिपथ बनाएंगे तो आप देखना, इसमें बैटरी लगाएंगे और किस प्रकार से करते हैं। तो ये प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, एक तार का एक सिरा दूसरे तार के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, इस प्रकार से उनका संयोजन होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से ही यहाँ पर परिपथ बनाते हुए देखते हैं, ये एक और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पर चाहे तो एमीटर, विद्युत धारा को मापने वाला भाग, ये बना दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुंजी लगा दी और यहाँ पर इसको पूरा कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत परिपथ बन गया। इसमें डॉट नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी स्विच ऑफ है। मैंने बताया था कि ये ऋणात्मक सिरा है, ये धनात्मक है बैटरी का, और एमीटर और वोल्ट मीटर जब जोड़ते हैं तब क्या होता है, ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है, धनात्मक सिरा धनात्मक वाले भाग की तरफ से जुड़ा रहता है। इनको मान लिया कि यहाँ पर ये तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, और ये क्या होता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, अब मान लिया विद्युत धारा की दर प्रवाहित होगी, विद्युत धारा
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिधर होता है उसके अपोजिट विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये मान लिया आई है और इधर भी ये आई है, ठीक है। अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, लेकिन मैंने ये डॉट लगा दिया यानी स्विच को ऑन कर दिया, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस सिरे को मान लिया ए, इसको इस सिरे को मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी, ठीक है। ये 4 सिरे बना लिए। ये ए और बी के बीच में जो विभव है उसको मैंने कह दिया वी, यानी V1, ठीक है। बी और सी के बीच में उसको कह दिया V2 और इसको कह दिया V3, ठीक है। यानी कि ये इतना भाग है और ये इतना भाग है और ये इतना भाग है। इस प्रकार से देखिए, इसको कह दिया R1, इसको कह दिया R2 और ये R3, यानी 3 प्रतिरोध, R1 R2 R3 3 प्रतिरोध। जब इसको स्विच ऑन कर दिया तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसका मान क्या है, सभी के लिए समान है, आई बराबर, यानी यहाँ भी उतनी धारा जाएगी, यहाँ भी उतनी जाएगी, यहाँ भी उतनी ही जाएगी, लेकिन विभवांतर क्या है, अलग अलग है। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तीनों विभवांतर क्या है, अलग अलग है। अब हम ओम के नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से दो सिरों के बीच में जो ये धारा उत्पन्न हो रही है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, या इन दो सिरों के बीच में जो विभवांतर प्राप्त हो रहा है उस विभवांतर को हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो ए से डी के बीच में जो सिरे हैं उन सिरों में प्रत्येक दो के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, दो सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उन विभवांतर को हम लेते हैं ओम के नियम के अनुसार V। सबसे पहले हम लेते हैं R1 सिरों यानी A से B वाले सिरे, इनके बीच में विभवांतर, बीच में विभवांतर क्या है, V1। V1 बराबर क्या आ जाएगा, I इक्वल और R1 R2 वाले में क्या हो जाएगा, V2 इजिकल टू I R2, ठीक है। R3 वाले में क्या हो जाएगा, V3 इजिकल टू I R, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये विभवांतर है वो टोटल कितना है, V है, V1 V2 V3, इन तीनों का योग क्या है, तुल्य विभवांतर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके पहला और अंतिम सिरा, इन दोनों के बीच में जो कुल प्रतिरोध है, कुल विभवांतर है वो क्या है, V है, जिसको हम क्या कहेंगे, V बराबर IR। पहले इसका कुल लेते हैं, यानी टोटल जो विभवांतर है वो क्या है, V है। V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V1 V2 V3 का मान क्या रख देंगे, यहाँ से रखेंगे 1 2 और 3 नंबर की समीकरण से, ठीक है। तो V बराबर क्या आ गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। I क्या हो गया, इसमें कॉमन आ गया, या I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यदि मैं V की जगह पर IR लिखती हूँ ओम के नियम के अनुसार, तब भी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ये सही भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध का संयोजन देखना है कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम में होता है। प्रतिरोध का संयोजन ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में संयोजन लिखना भूल गई थी। अब V की जगह मैंने क्या कर दिया, I R लिख दी, और यहाँ पर क्या है, I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
अब आई से क्या हो गया, आई कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम का संयोजन में उपस्थित जो प्रतिरोध है उसको हम याद कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि 2 या 3 या 4 या 5 चालक तारों को अलग अलग प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उनमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, जितने भी चालक तार लिए हैं उन चालक तार के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें ये प्रतिरोध के बारे में बता सकते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान चालक तार के, टोटल चालक तार के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। 3 लिया, 4 लिया, जितनी भी संख्या में लिए हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और आपको खुद को ये बनाना है। बार बार इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली तरीके से ये आपके समझ में आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से एक दूसरे से ये जुड़े हुए नजर आएंगे आपको जब आप इसको करोगे। ठीक है, अब हम दूसरा इसमें संयोजन लेंगे। अभी तो लिया था श्रेणी क्रम और अब हम क्या लेंगे, समांतर क्रम। ये हमारा ऐसा कैसा रहेगा, ये बराबर आर आई या आई आर, ठीक है, ओम का। अब हम क्या लेते हैं, दूसरे वाला कौन सा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इधर बना देती हूँ, आप इनको आराम से तसल्ली से बनाइएगा जिससे कि आपका ये बहुत आसानी से और बहुत सुंदर सा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये बैटरी लगा दी, यहाँ पर ये एमीटर लगा दिया, यहाँ पर ये मैंने कुंजी लगा दी और ये इसको जोड़ दी। आई किधर जाएगा, ये इधर प्लस है, ये माइनस है, ये एमीटर है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर इसका प्लस है और इसको जोड़ने वाला क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, प्लस वाला सिरा प्लस से और माइनस वाला माइनस से जुड़ा रहता है। इसको थोड़ा सा साफ करके सही से बना। इस प्रकार से ये दिया हुआ है संयोजन। ये हमारी क्या है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो विद्युत धारा इधर जाएगी, इधर। ठीक है, जो हमारा श्रेणी क्रम था उसमें तो हमने क्या लिया था कि विभवांतर क्या था, अलग अलग था, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिरे क्या है, 3 प्रतिरोध वाले तार लिए हुए हैं, 1 2 3, यानी इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया। इनका पहला सिरा A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा B पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों सिरों के बीच में विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, तीनों के लिए ही V होगा। इसमें V1 V2 V3 नहीं है, तीनों में ही क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि सिरे इनके क्या है, एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। जबकि विद्युत धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग प्रवाहित होगी, इसके लिए I1 होगी, इसके लिए I2 होगी और इसके लिए I3 होगी। लेकिन जब यहाँ पर आएगी ये I, यहाँ पर आएगी तब क्या हो जाएगी, I के रूप में ही प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसको जैसे उसमें लिया था श्रेणी क्रम में, वैसे इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो 2 सिरे हैं, यानी R1 वाला जो भाग है वहां पर प्रवाहित विद्युत धारा के मान को हम लेते हैं। तो विद्युत धारा के मान को मतलब जो I है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले के V/R। ठीक है, अब हमें करना क्या है,
सबसे पहले हम लेते हैं कि R1 वाला जो भाग है, R1 प्रतिरोध वाला जो तार है, उसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और विभवांतर कितना है, तीनों में क्या है, विभवांतर का मान समान है, V है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम लेंगे कि R1 तार में जो प्रवाहित धारा है, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है, वो क्या है, I1 बराबर क्या आ जाएगी, V इक्वल है और R1 हो जाएगा। R2 से प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर क्या हो जाएगी, V अपॉन R2, और R3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, हमें पता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो रहा है, तीनों का क्या निकल रहा है, I के बराबर निकल रहा है। यानी यहाँ पर यदि हम कुल प्रवाहित विद्युत धारा को देखें, उसका मान क्या है, I है, और I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इन तीनों का योग किसके बराबर आ रहा है, टोटल विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। I1, I2, I3 इनका मान इन समीकरण से रख दें। I1 की जगह I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ रहा है तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, I बराबर V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आ गए। इस I की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ V अपॉन R, जो कि क्या है, टोटल विद्युत धारा। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर है और प्रतिरोध। इस समीकरण के अनुसार I बराबर क्या हो जाएगा, I V अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1, ये V कॉमन है, सो यहाँ पर V क्या है, कॉमन, प्लस R2 प्लस R। ठीक है, V से V कट गया तो हमारे पास में समीकरण क्या आ गई, यहाँ पर लिख देती हूँ। समीकरण आई 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 ही लिए थे तो 3 के लिए आ गए। इसको हम जो अपनी लैंग्वेज है उसमें हम कैसे लिखेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन जब किया जाता है तो उसमें जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, जितने भी प्रतिरोध उसमें लगाए जाते हैं विद्युत परिपथ में, चालक तार के साथ में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/, व्युत्क्रम का मतलब 1/, जितने भी प्रतिरोध हैं, 2 है, 3 है, 2 से अधिक है, 3 से अधिक है, उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। इसको हम कौन सा क्रम कहेंगे, समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन होता है। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक विद्युत परिपथ वाला जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से हम विद्युत परिपथ को बनाते हैं। मेरे से थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके अच्छा सा बनाना, क्योंकि हमें क्या रहती है, जल्दी रहती है। यहाँ पे एक चीज छोड़ दी, ये पूंजी ओम, ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया है। पहले ऑन ही नहीं किया तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी। जब यहाँ पर ये ऑन होगा तब इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और उसके बाद में ही हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन के बाद में आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो घर बैठ करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।